एक बार की बात है, एक सुनार था जिसमें कई बुरी आदतें थीं। उनमें से उसकी दो बुरी आदतें खास थीं। एक तो वह बहुत ही पियक्कड़ था और दूसरा बहुत खर्चीला था। इन बुरी आदतों के कारण कुछ समय में उसका सारा पैसा खत्म हो गया। अब उसके पास एक पैसा भी नहीं था जिसे वह अपना कह सके। जब वह गरीबी की इस हालत से गुजर रहा था तो उसके ससुर ने उसकी सहायता की। उसने उसकी पत्नी को यानी अपनी बेटी को घर का खर्च चलाने के लिए 100 रुपए दिए। जब सुनार का ससुर अपनी बेटी को 100 रुपए देकर चला गया तो सुनार अपनी पत्नी से बोला, अगर मेरे पास 25 रुपए होते तो मैं उससे एक ऐसा गहना बनाता जिसमें आसानी से 100 रुपए में उसे बेच सकता। पत्नी ने पूछा, क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? सुनार ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, कर सकता हूँ। उसकी पत्नी ने तुरंत ही 25 रुपए निकालकर उसे देते हुए कहा, तो यह लो 25 रुपए और करके दिखाओ। सुनार ने रुपए लिए अपनी दुकान पर गया और अपनी पूरी होशियारी लगाकर एक कंगन बनाया। वह उसकी कारीगरी का अच्छा नमूना था। उसको देखकर खुश होते हुए उसने सोचा कि वह जरूर उसके लिए कुछ अच्छा भाग्य लेकर आएगा। वह उसे काफ़ी ऊंचे दाम पर बेच सकेगा। उसे बनाने के तुरंत बाद ही वह उसे बेचने के लिए चल दिया। रास्ते में उसे वजीर का बेटा मिला। वजीर के बेटे ने उसे नमस्ते की और पूछा, दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा कंगन है? सुनार ने कहा, हाँ है ना, क्योंकि आपने मुझे अपना दोस्त कहा है इसलिए मैं उसे आपको ऐसे ही दे देता हूँ। कंगन उसे देखकर खाली हाथ वह घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से 25 रुपए इस शर्त पर और मांगे कि वह उसको भारी ब्याज सहित वापस कर देगा। उसकी पत्नी ने उसे 25 रुपए और दे दिए। इन 25 रुपयों से उसने पहले जितना ही सुंदर कंगन बनाया और उसे बेचने के लिए चल पड़ा। वह कुछ दूर ही गया था कि उसे दीवान साहब का बेटा मिल गया। उसने भी सुनार को नमस्ते की और पूछा, दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई सुंदर कंगन है बेचने के लिए? सुनार ने कहा, हाँ साहब है। कहकर उसने वह नया कंगन उसे दिखा दिया। दीवान के बेटे ने पूछा, इसकी क्या कीमत है? सुनार ने कहा, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है इसलिए मैं भी आपसे उतने ही अच्छे तरीके से बर्ताव करूंगा। लीजिए यह कंगन लीजिए, यह आपके लिए ही है। वह घर फिर से खाली हाथ लौट आया और अपनी पत्नी को 25 रुपए और देने पर मना लिया। पर उसकी पत्नी को अब अपना पैसा फायदे पर लगाने में कुछ कुछ शक होने लगा था। तो उसने इस बार उसे पैसे देने से मना किया और पूछा, यह बताओ तुमने मेरे पैसों का क्या किया? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे 25 रुपयों के 100 रुपए बनाकर लाओगे, पर तुम मुझसे 50 रुपए ले चुके हो और तुमने मुझे एक पैसा भी वापस नहीं किया है। अब तुम मुझसे और पैसे मांग रहे हो। बेवकूफ़ मत समझो मुझे। मुझे मालूम है कि मैंने क्या कहा था और मैंने क्या किया है। मैंने तुम्हारा पैसा बिल्कुल नहीं खोया है। मुझे थोड़ा समय दो, तुम देखोगी कि इस व्यापार में मैं तुम्हें कितना सारा पैसा कमा कर दे दूंगा। ऐसा कहते हुए सुनार ने अपनी पत्नी से 25 रुपए और मांग लिए। पत्नी ने उसकी प्रार्थना पर तरस खाया और उसे 25 रुपए और दे दिए। इन पैसों का भी उसने एक और नया कंगन बनाया जो पहले जैसा ही सुंदर था। कंगन बनाकर और उसे लेकर वह फिर पहले की तरह से बेचने के लिए चल पड़ा। इस बार रास्ते में उसको इत्तेफाक से एक चोर मिला। उसने भी उससे कहा, दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई कंगन है बेचने के लिए? इस पर सुनार ने वह कंगन उसे दे दिया। उसकी कीमत पूछने पर उसने उसकी भी उससे कोई कीमत नहीं ली और फिर एक बार वह खाली हाथ घर वापस लौट आया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को वह सब बताया जो कुछ उसने अब तक किया था। कुछ दिन के बाद बचे हुए 25 रुपए घर के खर्चे में खर्च हो गए। तो एक दिन उसकी पत्नी बोली, अब मेरे पास घर खर्चे के लिए एक पैसा भी नहीं है। सुनार ने सोचा, अब मुझे अपने दोस्तों को जांचना चाहिए। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और वजीर के घर पर गया, लेकिन उसे वजीर नहीं मिला।
फिर वह दीवान के घर गया तो वहाँ उसे दोनों मिल गए। उसे तुरंत ही उनके सामने ले जाया गया। उन्होंने भी उससे अपने दोस्त की तरह बर्ताव किया। नसीब से उसी समय वहाँ राजा की बेटी आ गई। वह भी आकर वहीं बैठ गई और बातें करने लगी। बातों ही बातों में उसने पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो उस पर एक मेहरबानी कर सके। वह अपने पिता के बगीचे से एक खास नाशपाती के पेड़ की नाशपाती चाहती थी, पर वह यह नहीं जानती थी कि उस पेड़ से फल को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि उस पेड़ के चारों तरफ केसर के बुरादे के 7 गड्ढे थे। जो कोई भी उस पेड़ तक जाता, निश्चित रूप से उसके पैर केसर से रंग जाते और इस तरह वह पकड़ा जाता। और यही वह राजकुमारी नहीं चाहती थी। यह सुनकर तीनों ने कहा कि वे बिना पकड़े उस पेड़ के फलों को लाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कुछ देर के बाद सुनार वहां से चला आया। वह तुरंत ही चोर के पास पहुंचा। चोर उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उससे खाना खाकर जाने की जिद करने लगा। लेकिन सुनार ने कहा, इस समय नहीं, फिर कभी आऊँगा। अभी तो मेरे दिमाग में कुछ दूसरी ही बात घूम रही है। चोर कुछ उत्सुकता के साथ बोला, मुझे उम्मीद है कि वह कोई बहुत बड़ी बात होगी। सुनार बोला, है तो। मुझे राजा के बगीचे में लगे एक नाशपाती के पेड़ से राजकुमारी के लिए नाशपाती तोड़नी है। उस पेड़ के चारों तरफ केसर के बुरादे के 7 गड्ढे हैं। जो कोई भी उस पेड़ तक उसकी नाशपाती तोड़ने जाएगा, उसके पैर केसर से रंग जाएंगे और वह पकड़ा जाएगा। राजकुमारी चाहती है कि बिना पकड़े गए उस पेड़ की नाशपातियां तोड़ी जाएं। क्या तुम इसमें मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? मैं इस चक्कर में अपनी जान गंवाना नहीं चाहता, सो तुम्हारी सहायता से अगर मैं अपनी जान बचा सकूं तो। चोर बोला, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए उस पेड़ की नाशपाती तोड़कर लाऊंगा। और वह उस पेड़ की नाशपातियां तोड़ लाया। हालांकि उसने यह कैसे किया, यह किसी को नहीं पता। एक दिन बीतने से पहले ही उस पेड़ की नाशपातियां सुनार की दुकान में एक टोकरी में रखी थीं। तुरंत ही राजकुमारी, वजीर और दीवान के बेटों और सुनार के बीच मुलाकात का समय तय किया गया और उस समय वे नाशपातियां उनके सामने लाई गईं। राजकुमारी ने तुरंत ही नाशपातियां खाने की इच्छा प्रकट की तो दीवान के बेटे ने एक नाशपाती छीली और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। उसने एक टुकड़े में चाकू की नोक घुसाई और राजकुमारी को खिलाने की कोशिश की। जब वह ऐसा कर रहा था तो अचानक राजकुमारी को छींक आ गई। इससे वह चाकू उसके गले में लग गया और राजकुमारी मर गई। दीवान का बेटा चिल्ला पड़ा, अरे यह मैंने क्या किया? मैंने तो राजकुमारी को मार डाला। वजीर का बेटा बोला, इसमें तुमने कुछ नहीं किया, यह सब तो मेरा कसूर है। सुनार ने कहा, नहीं नहीं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, यह मेरी गलती है। अगर मैं नाशपाती ना लाता तो उनको राजकुमारी को इस तरह से ना खिलाया जाता। खैर, अब हमें इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई हमें इस हालत में देख ले। हमें तुरंत ही एक मटका लेना चाहिए और राजकुमारी को उसमें रखकर नदी में फेंक देना चाहिए, नहीं तो उसका शरीर फूल जाएगा और लोगों को पता लग जाएगा और फिर हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तुरंत ही एक कुम्हार के घर से मटका लाया गया और उसमें राजकुमारी के शरीर को रखकर नदी में फेंक दिया गया। शाम को देखा तो राजकुमारी का कहीं पता नहीं था। महल की सब इमारतों में उसकी खोज की गई और दूसरी जगह भी उसे ढूंढा गया, जहाँ जहाँ वह अक्सर जाया करती थी, पर उसका कहीं कोई पता नहीं लग पा रहा था। राजा ने एक शाही आदेश निकाल दिया कि जो कोई भी राजकुमारी के बारे में कुछ बताएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। अगले ही दिन एक आदमी राजा के सामने आया और बताया कि पिछली शाम उसने एक आदमी को नदी में मटका फेंकते देखा था। यह सुनते ही राजा ने नदी में राजकुमारी को ढूंढना शुरू करवाया। नदी में मटका भी मिल गया और मटके में रखी सुंदर राजकुमारी की लाश भी। राजा ने फिर आदेश सुनाया कि राज्य भर के सब कुमारों को उसके सामने पेश किया जाए और इस मामले की जांच अच्छी तरह से की जाए। राज्य के सारे कुम्हार राजा के सामने इकट्ठे हुए। राजा ने उनसे पूछा कि हाल में ही किसने मटका बेचा था।
एक कुमार सामने आया कि 2 दिन हुए उसने एक मटका एक सुनार को बेचा था। इस पर सुनार को बुलवाया गया। राजा ने सुनार से पूछा, तुमने राजकुमारी को क्यों मारा? बोलो। सुनार चुप रहा तो राजा बोला, सुनार की चुप्पी सुनार को मुजरिम बताती है। 2 दिन के अंदर अंदर इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तब तक के लिए सुनार को जेल में बंद कर दिया जाए। क्योंकि सुनार ने कोई जवाब नहीं दिया था तो राजा ने उसकी फांसी की सजा तो सुना दी, पर उसका मन नहीं माना। उसने उसकी फांसी को 2 दिनों के लिए टाल दिया ताकि वह राजकुमारी की इस बुरी तरह से की गई हत्या की सही सही वजह पता कर सके। उसने एक सिपाही का वेश रखा और रात को जेल में सुनार के पास जा पहुंचा। उसने उससे कहा, तुम्हें कल फांसी लगने वाली है। क्या सब कुछ ठीक है या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त ऐसा है जो इस समय तुम्हारी सहायता कर सके? सुनार ने कहा, पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मरने से पहले मैं अपने 2-3 दोस्तों से मिलना चाहूँगा। सिपाही ने कहा, ठीक है, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। सुनार उसके साथ चल दिया। सबसे पहले सुनार वजीर के घर पहुँचा। वहाँ उसने वजीर के बेटे से कुछ बात की। उसने उससे कहा, मेरे दोस्त, जब मैं फांसी के फंदे की तरफ जा रहा हूँगा तब तुम मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो? वजीर का बेटा बोला, हाँ हाँ जरूर, तुम खुश रहना। ठीक समय पर मैं सेनापति को इशारा करूँगा और वो राजा को मार देगा। इसके बाद सुनार दीवान के घर गया। उसके सबसे बड़े बेटे से बहुत देर तक बातें करता रहा। मेरे अच्छे दोस्त, तुम मेरी रिहाई के लिए क्या कर सकते हो? दीवान का बेटा बोला, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मेहरबानियों को नहीं भूल सकता। मैं ठीक समय पर आऊँगा और राजा को मार दूंगा। सिपाही ने भी यह सब सुना तो वह डर के मारे कांप गया। उसके बाद सुनार अपने तीसरे दोस्त जो कि चोर था उसके पास पहुंचा। उसने उससे वही सवाल किया जो उसने अपने पहले दोनों दोस्तों से किया था। चोर ने उसकी नमस्ते का जवाब दिया और उसे थोड़ी देर बैठने के लिए कहा, क्योंकि उस समय वह कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहा था। उसने सुनार की बातें सुनी और महसूस किया कि सुनार बहुत कष्ट में है। उसने उसकी सहायता करने का इरादा किया, हालांकि इसमें उसकी जान को खतरा था। वह उसी पल वहां से चला गया और राजा के महल की खिड़की से होकर महल की छत पर चढ़ गया। वहां से फिर वह राजा के सोने वाले कमरे में चला गया और उस आदमी का सर काट दिया जो उस रात वहां राजा की जगह सो रहा था। यह करके उसने सोचा कि अब सुनार को किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। यह सोचकर वह उस आदमी का सिर अपने हाथ में लेकर सुनार के पास दौड़ा आया। उसने वह सिर सुनार और सिपाही के सामने फेंकते हुए कहा, यह लो, अब तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो गईं। अब राजा तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद सुनार सिपाही के साथ जेल में लौट आया। अगले दिन वह सब लोगों और सिपाहियों के सामने फांसी के फंदे की तरफ ले जाया गया। जैसे ही वह फांसी के चबूतरे के पास पहुंचा तो दीवान का बेटा अपनी तलवार खींचकर राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा। उधर वजीर के बेटे ने भी अपनी सेना को इशारा किया कि वह इस काम में उसकी सहायता करे, पर इस सब की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि राजा ने सोच रखा था कि उसे क्या करना है। वह चिल्लाया, सुनार को छोड़ दो, उसे आज़ाद कर दो, उसे माफ़ किया जाता है। इस पर वहाँ खड़े सब लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि राजा ने ऐसा क्यों किया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।